हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ मोशन। ठीक है, और इसके बारे में जितना भी पॉसिबल हो पाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, पहले हम इसको क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन द एक्सिस इन्वॉल्व्ड। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द एक्सिस इन्वॉल्व्ड मोशन इज क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स: 1D मोशन, 2D motion and 3D motion। 1D मतलब 1 डायमेंशनल, 2D मतलब 2 डायमेंशनल, 3D मतलब 3 डायमेंशनल मोशन। अब ये 1D मोशन क्या होता है, पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, बस वो या फिर पॉजिटिव y के अलोंग मूव कर रहा होगा या फिर पॉजिटिव z के अलोंग मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब जो ये पार्टिकल है कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा किस एक्सिस में होगी? एक्स एक्सिस में। पार्टिकल का पोजीशन भी दिखाने के लिए कौन सी एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी? एक्स एक्सिस में। पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है वो भी एक्स एक्सिस का ही होगा, वाई का तो होगा नहीं, क्योंकि पार्टिकल वाई में है ही नहीं। तो कहने का मतलब 1D मोशन, किसी भी बॉडी के मोशन को 1D तब बोल सकते हो आप जब उसकी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बस एक एक्सिस की ज़रूरत पड़े, है ना। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल is said to be 1D if we need a single axis to represent its motion। अगर हमें किसी बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बस सिंगल एक्सिस की ज़रूरत पड़े तो बॉडी के मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? 1D मोशन। एग्जाम्पल क्या है? एग्ज़ाम्पल है जैसे कि मान लीजिए ये बॉल है ना, और इस बॉल को आपने ड्रॉप किया तो वो बॉल नीचे गिरेगी, है ना। तो बॉल नीचे गिरेगी तो बॉल का जो मोशन है वो बस वाई एक्सिस में चल रहा है। मतलब बॉल की जो वेलोसिटी है, बॉल का जो पोजीशन है, बॉल का जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा कौन से एक्सिस में होगा? वाई एक्सिस में, है ना। तो 1D मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें बॉडी की मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बस एक ही एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, 2D मोशन क्या होता है? जैसे कि मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 2 एक्सिसेस हैं और कोई बॉडी ऐसे ऐसे चल रही है ना, इस पाथ पे चल रही है। तो हर टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी को दिखाने के लिए मुझे एक्स कोऑर्डिनेट की भी ज़रूरत पड़ेगा और साथ में वाई कोऑर्डिनेट की भी ज़रूरत पड़ने वाली है ना। तो कहने का मतलब ये कि 2D मोशन में क्या होता है, बॉडी की पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को दिखाने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। सो द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी 2D if we need 2 axes simultaneously to represent motion, to represent its motion।
ठीक है, कैसे? जैसे कि मान लीजिए एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। पार्टिकल अगर यहाँ पर है तो मुझे x और y दोनों एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी। ये x एक्सिस है, ये y कोऑर्डिनेट है। उसी तरह से पार्टिकल अगर मान लीजिए बेटा यहाँ पर आ गया तो मुझे x और y दोनों कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो कहने का मतलब सर्कुलर मोशन इज़ अ एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। 3D मोशन में क्या होता है कि हमें बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सारे 3 एक्सिस की ज़रूरत पड़ने वाली है। द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी 3D if we need all the 3 axes to represent its motion। ठीक है, अगर बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए तीनों एक्सिस की ज़रूरत पड़ने वाली है तो इस तरह के मोशन को बेटा हम क्या बोलते हैं? 3D मोशन। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एरोप्लेन का मोशन है ना। एरोप्लेन क्या होता है? ऐसे पहले रन करता है ना, फिर राइज करता है ना। एरोप्लेन पहले रन करता है, फिर राइज करता है, फिर ऐसे टर्न लेता है ना। तो अगर रन कर रहा है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कर रहा है, राइज कर रहा है तो वाई के लॉन्ग कर रहा है, अगर टर्न कर लिया तो वो जेड के एक्सिस है ना। ज़रा देखिएगा, रन कर रहा है, फिर राइज कर रहा है, फिर ऐसे टर्न लेगा ना। तो रन, राइज एंड टर्न, एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। मतलब यू कैन से मोशन ऑफ एरोप्लेन। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा मोशन ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रक्स ये है कि 1D मोशन में किसी भी बॉडी के मोशन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो बस एक एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। 2D मोशन में किसी भी बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए साइमल्टेनियसली 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। 3D मोशन में किसी भी बॉडी के मोशन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो तीनों एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा 1D मोशन को मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोला जाता है। और बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है रेक्टिलिनियर मोशन, जो मैंने आपको लास्ट में बताया भी था। रेक्टिलिनियर मोशन 2D मोशन को बोला जाता है मोशन इन प्लेन। ठीक है, और 3D मोशन को बोला जाता है मोशन इन स्पेस। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि बहुत सारी बुक में इंस्टेड ऑफ 1D मोशन आपको मिलेगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। NCERT में भी लिखा हुआ है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो 1D मोशन का मतलब आज के बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में मोशन को हम बोलेंगे 1D मोशन। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं, मोशन को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। Motion is further classified in 2 parts: uniform motion, and second part is called non-uniform motion। तो बेटा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। If a body covers equal distances in equal interval of time, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसके मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन है ना। और किसी भी बॉडी के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म का बोलते हैं द मोशन
of a body is said to be non-uniform if it covers unequal distances in equal interval of time। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ठीक है, अब ज़रा सोचिएगा कि जो यूनिफॉर्म मोशन है उसके लिए जो बाउंडेड कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए। वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट होती है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन ज़ीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो चेंज इन वेलोसिटी होगा ज़ीरो। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो होगा तो एक्सीलरेशन भी ज़ीरो होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वेलोसिटी वेरिएबल होती है। ठीक है, अब वेलोसिटी जो वेरिएबल होती है मतलब वेलोसिटी चेंज करती है ना। वेलोसिटी चेंज करती है तो वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो वेलोसिटी v चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर v चेंजेस अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या है, मतलब बहुत छोटा सा ये है, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी वेरिएबल होती है, मतलब वेलोसिटी चेंज होती है। चेंज का मतलब इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पर दो केसेस एराइज हो सकते हैं कि वेलोसिटी चेंजेज इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी चेंजेज अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जो वेलोसिटी का चेंज है वो सेम टाइम में सेम चेंज हो रहा हो, यहाँ पर वेलोसिटी का जो चेंज है अनइक्वल चेंज है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कहने का मतलब क्या है, ज़रा इस बात पर ध्यान दीजिएगा। सिंस एक्सेलरेशन इज dv/dt, तो अगर वेलोसिटी इक्वली चेंज होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब डेल्टा v और डेल्टा t कांस्टेंट होंगे, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और यहाँ पर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। समझ में आ गई बात बेटा? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो केसेस ये पॉसिबल हैं। यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगी, है ना, वेलोसिटी चेंज होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। और वेलोसिटी चेंज कैसे होगी, एक बार इक्वली चेंज होगी, एक बार अनइक्वली चेंज होगी। तो यह इस वाले केस में क्या होगा, पहला होगा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, और दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। मतलब यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है, देखो वेलोसिटी यहाँ भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी यहाँ भी चेंज हो रही है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, v चेंजेज इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब सिंस जो आपका एक्सेलरेशन होता है दैट इज़ dv/dt, अगर चेंज इन वेलोसिटी सेम है, चेंज इन टाइम सेम है,
तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इस वाले पार्ट में क्या है कि v चेंजेस अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कहने का मतलब वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन अनइक्वली चेंज होगी। तो कहने का मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगा, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को मैथमेटिकली पढ़ने का क्या तरीका है ना। पहले ब्रॉड आइडिया देंगे, फिर इसके बाद इक्वेशंस डिराइव करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने मोशन को ब्रॉडली अगर देखेंगे तो दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड पार्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन की खासियत आपको पता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या फिर एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी चेंजेस, ये चेंज करती है और इसके भी दो तरीके हैं। एक आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, कॉन्स्टेंटली, या यू कैन ऑल्सो से यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। और यहाँ पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है सबसे बड़ी बात। और इसका जो सेकंड है वो है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि यूनिफॉर्म मोशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है। एक ही तरीका है, यूनिफॉर्म मोशन को सॉल्व करने का तरीका है डिस्टेंस इक्वल्स वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट्स इट। और डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये फार्मूला बस यूनिफॉर्म मोशन के लिए। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को सॉल्व करने के लिए 5 फार्मूले हैं। जो सबसे बेसिक फार्मूला है वो है v इक्वल्स u प्लस ए टी। सेकेंड फार्मूला है s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड फार्मूला है v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as। फोर्थ फार्मूला है v प्लस u बाई 2 इंटू टी इक्वल्स s। एंड लास्ट फार्मूला इज Sn इक्वल्स u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अच्छा, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि सारे क्या क्या है, लेकिन आप ये समझ लीजिए यूनिफॉर्म मोशन का दुनिया का कोई भी सवाल है एक ही फार्मूले से सॉल्व होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का जो कोई भी क्वेश्चन है इस 5 फार्मूले से ही सॉल्व होगा। और सबसे सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है। इंस्टेड आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ज़रा देखिए, मैं अब बहुत ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि ये वेलोसिटी है, ये मान लीजिए पोजीशन है, ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है ना। तो अगर आपको पोजीशन दे रखा है और वेलोसिटी तक आना है, पोजीशन से चल के अगर आपको वेलोसिटी तक आना है तो आप क्या करेंगे, पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि dx बाई डी टी या ds बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी से अगर आपको चल के एक्सेलरेशन तक आना है तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे बेटा, आप
dv/dt। अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन दे रखा है और वेलोसिटी तक जाना है ना, तो dv इक्वल्स यहाँ से देखिए बेटा क्या लिखेंगे a dt, और दोनों साइड क्या कर दीजिए इंटीग्रेट, और वेलोसिटी से चल के अगर मान लीजिए पोजीशन तक आना है तो ज़रा देखिए dx को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, dx को लिख सकते हैं v dt, और दोनों साइड क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट। इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के जो सवाल हैं वो काफ़ी टफ होते हैं, क्योंकि इसको करने का जो तरीका है वो फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे। मतलब बॉडी जो है वो किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव कर रही है। ठीक है, और हम केस कौन सा लेंगे, मान लीजिए इसमें केस 1 लेते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा, तो यूनिफॉर्म मोशन मान लीजिए ये जो बॉडी है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रही है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, तो कहने का मतलब मान लेते हैं कि t इक्वल 0 पे जो इसका कोऑर्डिनेट है वो है x0, 0, और ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, और किसी भी टाइम t पर इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गया x और इसकी वेलोसिटी v रही है ना। अब ज़रा समझिए, इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की s, तो s को आप क्या लिख पाएंगे, x माइनस x0। तो यूनिफॉर्म मोशन की बात करनी है तो s इक्वल्स क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अच्छा, और s को आप चाहें तो x माइनस x0 इक्वल्स vt लिख सकते हैं। तो x को क्या होगा, x को क्या लिखोगे, x0 प्लस vt। मतलब किसी भी टाइम पर अगर आपको पोजीशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना। पोजीशन एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर अगर आपको पोजीशन लिखना हो तो आप लिखेंगे इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, ये है यूनिफॉर्म मोशन की बात, है ना। तो इसको आप समझिएगा, इसमें इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का केस 2, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में हम डिराइव करेंगे सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल्स u प्लस ए टी। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसको बोलते हैं vt रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन इसलिए क्योंकि किसी भी टाइम पर ये बॉडी की वेलोसिटी को टाइम के साथ कनेक्ट करता है ना। तो अब ज़रा समझिएगा, अगर vt रिलेशन आपको डिराइव करना है तो इसको पहले हम डिराइव करेंगे एनालिटिकल मेथड से। तो एनालिटिकल मेथड से आप कैसे डिराइव कर सकते हैं, ज़रा देखिए। मान लेते हैं एक बॉडी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई v,
सो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन का जो डेफिनेशन होता है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ये t=0 की फ़ोटो है, ये t=t की फ़ोटो है ना। तो बॉडी की वेलोसिटी फाइनली v हो गई, इनिशियली क्या थी u, तो v माइनस यू इज़ द चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम कितना लगा t-0। तो अगर इन टर्म्स को आप रीअरेंज करेंगे तो v इक्वल्स क्या मिलेगा u प्लस at। तो ये प्रूफ हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का बाय एनालिटिकल मेथड। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको कैलकुलस मेथड से प्रूव कर सकते हैं। कैलकुलस बोले तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। कैसे? मान लीजिए बॉडी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव कर रही है और t=0 पर जो बॉडी की वेलोसिटी है वो u है, t टाइम पर बॉडी की वेलोसिटी बढ़ के हो गई v। ठीक है, बॉडी इस रास्ते पे चल रही है। तो कैलकुलस मेथड कैसे लगाएंगे? ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन का अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे, सो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज dv/dt। तो dv इक्वल्स हो जाएगा बेटा a dt। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड आप इसको इंटीग्रेट करिए। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मिलेगा इंटीग्रल dv इंटीग्रल a dt। अब देखो बेटा a कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। सो ये अब लिमिट रखते हैं ना। देखो यहाँ पर टाइम है तो टाइम की लिमिट रखेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की लिमिट रखेंगे। तो t=0 पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है u, t=t पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी है v। अब ज़रा देखिए, आपको मैंने बताया था dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, है ना। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखना है u से v तक। और a dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखना है 0 से t तक। तो मैंने आपको बताया था लिमिट कैसे रखते हैं। एक बार v की जगह अपर लिमिट माइनस v की जगह लोअर लिमिट इक्वल्स a इंटू t की जगह अपर लिमिट माइनस t की जगह लोअर लिमिट। तो v इक्वल्स क्या हो गया u प्लस at। तो आप कैलकुलस मेथड से भी इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक, अब हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बताए s इक्वल्स क्या होता है ut प्लस हाफ at²। ठीक है, अब ज़रा समझिए कि कैसे हम इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, तो s इक्वल्स ut प्लस हाफ at² को डिराइव करना है। तो पहले हम एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे। एनालिटिकल मेथड, तो कहने का मतलब एनालिटिकल मेथड जब हम यूज करेंगे, s क्या होता है आपको पता है डिस्प्लेसमेंट, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम, है ना। अब ज़रा देखिए, वी नो दैट s इक्वल्स होगा v प्लस u बाई 2 इंटू टी। ठीक है, तो v
v की जगह हम क्या रख लेते हैं, v इक्वल्स यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर u प्लस ए टी रख लेंगे प्लस u बाई 2 इंटू टी। अगर आप टर्म्स को रीअरेंज करेंगे और t को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली u s इक्वल्स क्या आ जाएगा, u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब एनालिटिकल मेथड से इसको डिराइव करना बहुत आसान है। ठीक है, इसमें डायग्राम क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए बॉडी एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रही है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है, और एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। ठीक है, t टाइम में बॉडी, ये t इक्वल 0 की फ़ोटो है, ये t इक्वल्स t की फ़ोटो है। t टाइम में बॉडी यहाँ से चल के यहाँ तक आ गई, ठीक है, और उसने s डिस्टेंस ट्रैवल किया या उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ जो s हुआ है ना। मुझे इसकी फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, तो आप निकाल सकते हो कि कितनी उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल की है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कैलकुलस मेथड से डिराइव करते हैं। तो जब आप इसको कैलकुलस मेथड से डिराइव करोगे, बहुत इजी डेरिवेशन है। मान लीजिए कोई बॉडी एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रही है, टी इक्वल 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि हम कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं, और t इक्वल्स टी टाइम पे बॉडी आ गई यहाँ और इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x0, 0, फाइनल कोऑर्डिनेट है x, 0 और ये है ओरिजिन 0, 0। ठीक है, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी या जिसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो होगा s इक्वल्स x माइनस x0। ठीक है, अब ज़रा समझिएगा कि मुझे डेराइव करना है रिलेशन। ठीक है, बाय कैलकुलस मेथड वी नो दैट velocity, definition of velocity, वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन है, v इक्वल्स डी एक्स ओवर डी टी। ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है। x क्यों, क्योंकि वो किधर की तरफ मूव कर रहा है, x एक्सिस की तरफ। सो डी एक्स इक्वल्स आप क्या लिखेंगे, v डी टी, बट v इक्वल्स क्या होगा, u प्लस ए टी, और इसकी वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए तो dx की वैल्यू आ जाएगी u प्लस ए टी इंटू ये वाला dt। ठीक है, तो dx हो जाएगा बेटा u dt प्लस a t dt। ठीक है, अब दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इसको आप इंटीग्रेट करो तो आपको मिलेगा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स यू इंटू इंटीग्रल ऑफ डी टी प्लस ए टी इंटू इंटीग्रल ऑफ डी टी। ठीक है, अब ज़रा देखिए u कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, किसी की इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही होगी, है ना। कोई या तो 5 की स्पीड से चलना स्टार्ट कर सकता है, 10 की से स्टार्ट कर सकता है, ऐसा तो नहीं होना वो 5 से भी चलना स्टार्ट करेगा और 10 से भी कर सकता है, वो पॉसिबल केस नहीं है। तो कहने का मतलब u कांस्टेंट है और साथ में एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। तो इंटीग्रल डी एक्स, यू बाहर आ गया, इंटीग्रल डी टी, ए बाहर आ गया, टी डी टी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। अब हम डालेंगे लिमिट, है ना। तो लिमिट डालने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर x है तो x की लिमिट डालेंगे, यहाँ पर t है तो t की लिमिट डालेंगे। तो यहाँ दोनों जगह t है, तो t इक्वल 0 पे पार्टिकल का पोजीशन कितना था, x0, और t इक्वल्स t पर पार्टिकल का पोजीशन कितना था, x। आई बात समझ। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पर टाइम की लिमिट, यहाँ पर पोजीशन की लिमिट, है ना। अब जरा देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x0 से x तक। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t,
लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, a t dt है ना। आपको मैंने बताया था x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x dx का इंटीग्रेशन होता है x²/2, तो t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। अब इसको हम उठा के लाते हैं यहाँ पर, तो एक बार x की जगह क्या करेंगे, x माइनस एक्स नॉट, और t की जगह क्या करेंगे, t माइनस 0, फिर t² माइनस 0²। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स यू टी प्लस हाफ a t²। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, लिमिट का खासा ध्यान रखिएगा। नाउ मूविंग टू लास्ट एंड फाइनल डेरिवेशन, that is v² माइनस u² इक्वल्स 2as। इसको बोला जाता है वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। ठीक है, और पिछले वाले को बोला जाएगा पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, अब वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन को हम डिराइव करेंगे बाय एनालिटिकल मेथड। इसको एनालिटिकल मेथड से आपको डिराइव करना है, जरा समझिएगा। वी नो दैट डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन होता है दैट इज dv/dt। नाउ कंसिडर एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी u है और t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v, लेकिन हमें टाइम नहीं पता। ठीक है, हमें बस ये पता है कि इसने यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ये वाला पोजीशन क्या है उसका x0, 0, और ये पोजीशन क्या है x, 0। मतलब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स s। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अब हमें उसको डिराइव करना है। ठीक है, सो acceleration may be given as v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में t टाइम लगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं पता है, तो इस टाइम को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है ना। अब इस टाइम को एलिमिनेट करने का क्या तरीका है, ज़रा समझिए। आपको पता है s इक्वल्स होता है v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। यहाँ से हम क्या करते हैं, टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं और इस टाइम की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। तो एक्सेलरेशन आएगा v माइनस यू 2s, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा v प्लस यू। अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, क्लियरली दिख रहा है 2as इक्वल्स आएगा v² माइनस u²। बहुत सारी बुक्स में कंफ्यूज करने के लिए 2as की जगह लिखा होता है x माइनस एक्स नोट। सो इट हार्डली मैटर्स, आपको पता चल गया होगा ना, s बोलो चाहे x माइनस एक्स नोट बोलो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसको हम डिराइव करते हैं कैलकुलस मेथड से। बाय कैलकुलस मेथड डायग्राम हमारा सेम टू सेम रहेगा वहीं पे, कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है x0, 0 पे, उसकी जो वेलोसिटी है वो u है,
जब वो पार्टिकल x, 0 पे पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई v, और इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो ट्रैवल किया x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स s। ठीक है, तो हमें रिलेशन निकालना है, और एक चीज़ का खासा ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन क्या है पार्टिकल का, कांस्टेंट। इन सारे कंडीशंस में पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो आप क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन का क्या डेफिनेशन होता है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज डी ओवर डी टी। वट कैन यू नाउ डू इज, मुझे टाइम पता नहीं है ना, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो अगर टाइम नहीं पता तो मैं क्या कर सकता हूँ, dx से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और साथ में dx से डिवाइड कर सकता हूँ। अब ये जो dx बाई dt होगा ये तो क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, v dx बाई dt से v आया और ये dv बाई dx, v dv बाई dx। अब हम क्या करेंगे, टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं, a dx v dv। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। सो a dx इक्वल्स v dv का इंटीग्रल, यहाँ पर x की लिमिट आएगी, यहाँ पर v की लिमिट आएगी, क्योंकि यहाँ इधर हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इधर हम पोजीशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। तो अगर आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट करिएगा तो वेलोसिटी u से बढ़ के क्या हो गई v, और मतलब u वेलोसिटी कहाँ पर है, जब पोजीशन है x नॉट, और v वेलोसिटी कहाँ पर है, जब पोजीशन है x। a कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और dx का इंटीग्रेशन होगा x, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी क्योंकि पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है ना, या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या तो उसकी वेलोसिटी घटेगी। तो कहने का मतलब ये है कि v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 u से लेके v तक। एक बार क्या करिए आप, x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार आप क्या करिए v की जगह अपर लिमिट माइनस v की जगह लोअर लिमिट। तो आप लिख पाएंगे 2a x माइनस एक्स नॉट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा क्या लिख पाएंगे, 2a x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। अगर आपकी मर्जी है तो x माइनस एक्स नॉट को आप s भी लिख लीजिए, 2as इक्वल्स आप क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इक्वेशन को डेराइव करेंगे और साथ में न्यूमेरिकल्स की बातें करेंगे। ठीक है, थैंक यू।